Hello everyone, welcome to Study Bomb, and today we will cover class 8 civics book chapter number 1, the Indian Constitution. So this is third part. In previous parts I have covered all above. So in this part I will cover parliamentary form of government. So start करते हैं. हमने क्लास 7th में कांता की स्टोरी पढ़ी थी, जो इलेक्शन वोट करने के लिए एक लॉन्ग क्यू में खड़ी थी. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है सभी जितने भी सिटीज़न हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स. यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है कि एनी पर्सन 18+ हैव पावर टू वोट. इसका मतलब है कि जितने भी हमारे इंडिया में सिटीज़न हैं, अगर वो 18+ हैं, वेदर ही और शी इज़ अ if they are the citizen of the India and their age is 18 above, so they have the power to vote and to choose their leader. When they are making the constitution, the member of constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage. जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्हें ये लगा कि जितने भी यूनिवर्सल एडल्ट यानी कि 18+ हैं, वेदर ही और शी, उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्शन में जो भी उसे चूज़ कर सके. दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसका मतलब है कि वो किसी भी कास्ट के हों, कल्चर के हों, ट्रेडिशन के हों, या कोई भी उनका जेंडर हो, हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं कि वो वोट दें, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. और कोई भी हो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और इवन वो वोट भी दे सकता है. और जितने भी लोग हैं, every citizen of the country irrespective his or her social background can also contest in election. सो कोई भी हो, उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, ही और शी, वो हमारा जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. और जो इंडिया के सिटीज़न है उनका डायरेक्ट रोल है, उनका रोल है उनके रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का. तो ये था सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ फेडरलिज्म, जिसमें लेवल पढ़ाए थे मैंने गवर्नमेंट के. सेकंड है कि इसमें बताया गया है, सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि कोई भी हो 18+ हमारे इंडिया का सिटीज़न अगर वो है 18+ है, सो ही और शी हैज़ अ पावर टू वोट. तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड, जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर. फर्स्टली हमने जो फेडरलिज्म था उसमें हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट. अब हम इसमें पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर. तो इसके 3 पार्ट हैं. हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो पावर है, इस हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट थे, सेंटर, स्टेट और लोकल. इसके भी 3 पार्ट हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट है सबके पास 3 ऑर्गन यानी कि 3 पार्ट्स हैं. जो फर्स्ट है वो है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी. द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो लेजिस्लेचर है वो हमारे जितने भी इलेक्टेड यानी कि जितने भी हमने लीडर चुने हैं उनको बताता है. सेकंड है एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. फर्स्ट जो था वो लगता है लेजिस्लेचर, जो बताता है इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को, जितने भी लोगों को चुना गया है इलेक्शंस में. अभी जो एग्जीक्यूटिव है ये स्मॉल ग्रुप है पीपल का जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज बनाने के लिए और हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लिए. थर्ड है जुडिशरी, ऑफ विच यू विल रीड इन मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक, जिसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ा. जुडिशरी वो होती है द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. जो कोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि भाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो जो कोर्ट होता है उसके सिस्टम को जो हम बोलते हैं जुडिशरी, और जिसके बारे में ज़्यादा हमें यूनिट 3 में पढ़ाया जाएगा इस बुक के. अभी इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि जो जुडिशरी है रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री. ये जो फर्स्ट जो था लेजिस्लेचर वो था हमारी गवर्नमेंट के लीडर्स के ऊपर. सेकंड था एग्जीक्यूटिव, वो था हमारी गवर्नमेंट के लॉज के बनाने के ऊपर और गवर्नमेंट को चलाने के ऊपर. थर्ड है जुडिशरी, जो हमारे जो कोर्ट है हमारा जो कोर्ट सिस्टम है हमारे इंडिया में कंट्री में, उसके बारे में. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी
one branch of the government. The constitution say that each of these government should exercise different power. तो ये खाली इनका यही काम नहीं है, जो हमारे 3 लेवल टीयर्स हैं पावर के, इनका ये भी काम है कि अगर कोई भी लेवल यानी कि जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपनी पावर का मिसयूज़ करे तो वो ये भी देखे कि कोई अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। और इसके अलावा अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो उसे संभाले। Though this each organ act as a check on the other organ of government and this ensure the balance of power between all three. तो ये हर एक ऑर्गन अपने दूसरे ऑर्गन पे चेक रखता है और ये इंश्योर करता है कि सभी जितने भी लेवल है गवर्नमेंट के वो अच्छे से काम करें। सो ये 4th है फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करूँगी जिसमें मैं इसका फंडामेंटल राइट को एक अच्छे से एक्सप्लेन के साथ जितने भी साइड में इसके जो ये दे रखे हैं 6 पार्ट दे रखे हैं इनके साथ कवर करूँगी। और जितने भी ब्लू बॉक्सेस और फोटोज़ के नीचे जो हमारी डेफिनेशन रह गई है वीडियो की वो ही उस 4th पार्ट में कवर करूँगी। अभी मैं 5th पार्ट यानी कि सेकुलरिज्म के बारे में कवर करूँगी इस वीडियो में। अ सेकुलर state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion will read more about this in following chapter। तो जो सेकुलरिज्म है ये ऐसा है कि भाई अगर कोई भी स्टेट किसी भी धर्म को नहीं मानती है, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। तो सेकुलर स्टेट वो होती है भाई कोई भी एक स्टेट यानी कि कोई भी जना हो, सिटीज़न हो या स्टेट हो, वो किसी एक धर्म को नहीं मानती है या किसी भी धर्म को नहीं मानती है तो उसके पास पावर है कि वो ऐसा नहीं कि भाई कोई इस पर ज़बरदस्ती डालेगा कि आपको याला रिलीजन मानना है या कुछ भी याला रिलीजन मानना है या आप रिलीजन नहीं बदल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मर्ज़ी, अगर वो किसी स्टेट किसी भी रिलीजन को नहीं मानती है तो वो उसकी मर्ज़ी है, कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता। अब हमने पढ़ा कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे उसमें रूल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडल दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीज़न ऑफ द कंट्री टू एडेयर टू। जो हमारे जितने भी कंट्री के सिटीज़न हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। यहाँ पे दिया गया है छोटा सा एग्जांपल ऑफ फुटबॉल कि भाई छोटा सा चेंज करते ही फुटबॉल का रूल पूरा गेम भी चेंज हो सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ पॉलिसी। तो जैसी हमारी जो कंट्री में जो सिचुएशन बढ़ती जाती है, हमारा जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नए जो रूल्स हैं अमेंडेड होते जाते हैं यानी कि बनाए जाते हैं। वी saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने ये अभी नेपाल के केस में देखा कि उन्हें कैसा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अपनाना पड़ा। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। अगर एक छोटा सा भी चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है तो ये एक बड़ा चेंज हो सकता है हमारी कंट्री के नेचर में। The different feature of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अब हमने आइडिया देखे ये बहुत ईजी नहीं थे बनाने के लिए। Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book as well as in your higher classes you will read more about these feature of India। यहाँ बोला गया है कि अभी इस चैप्टर में इस बुक में ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप हायर क्लासेस में और इस बुक में आगे चैप्टर में और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटली व्हाट दे मीन, और उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। सो दैट्स इट। आफ्टर दिस वी विल कवर इन पार्ट 4। थैंक यू ऑल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।